हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसमें हमने पढ़ लिया था रामभद्र, मिहिर भोज और अब हम पढ़ेंगे महेंद्रपाल प्रथम। इसका कार्यकाल है 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार सिंहासन पर बैठा। और इसका राजकवि कौन था? राजशेखर। और इसे वह क्या क्या नामों से संबोधित करता था? रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र आदि बिरुदों से संबोधित करता था। मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम। यह इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है और इसका राजकवि राजशेखर था, जो रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र आदि विरुद्धों से संबोधित करता है। इनकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका देवी था। इसने परम भट्टारक, परम भागवत और महाराजा धीराज परमेश्वर आदि उपाधियां धारण करी थी। रामगया, गुनेरिया, इंटरखोरी और शाही राज अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मगध और उत्तरी बंगाल के प्रदेश महेंद्रपाल के अधिकार में थे। किन किन अभिलेखों से पता चलता है कि रामगया, गुनेरिया और इंटरखोरी और राजशाही अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उत्तरी बंगाल, मगध और उत्तरी बंगाल के प्रदेश महेंद्रपाल के अधिकार में थे। चूंकि महेंद्रपाल के पिता मिहिर भोज का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई अभिलेख नहीं मिला है, अतः स्पष्ट है कि विजय निश्चय ही महेंद्रपाल ने ही की होगी, क्योंकि महेंद्रपाल के पिता मिहिर भोज के बारे में उत्तर प्रदेश के बाहर कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह विजय निश्चय ही महेंद्रपाल प्रथम ने करी होगी। अब देखते हैं, काठियावाड़ में ऊना नामक स्थान पर महेंद्रपाल के 2 अभिलेख मिले हैं, जिसमें स्पष्ट है कि सौराष्ट्र का प्रदेश महेंद्रपाल के आधिपत्य में था। काठियावाड़ में ऊना नामक स्थान पर महेंद्रपाल के 2 अभिलेख मिले हैं। और कल्हड़ की तरंगिणी से ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल ने थकीय वंश को पराजित करके पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लिया था, किंतु कालांतर में कश्मीर नरेश शंकर वर्मन ने महेंद्रपाल से इन प्रदेशों को छीनकर थकीय वंश को दे दिए और फिर भी करनाल पर महेंद्रपाल का अधिकार बना रहा। उत्तर में महेंद्रपाल का साम्राज्य हिमालय की तराई तक विस्तृत था और उत्तर पश्चिम में इनकी सीमाएं करनाल तक जाती थी। दक्षिण में बुंदेलखंड और उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। पूर्व में मगध और बांग्लादेश के राजशाही जिले के उत्तरी भाग पर उनका अधिकार था। पश्चिम में सूर क्षेत्र में उनकी प्रभुता स्वीकार की जाती थी तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी के निचले भाग तक उनका आधिपत्य था। महेंद्रपाल विद्वान तो थे ही, इसके साथ ही साथ वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर उनका राजकवि था। यही नहीं, राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? कपूर मंजरी से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु भी था। और राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्व सालभंजिका और बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, प्रचंड पांडव और भुवन कोश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखते हैं आगे, द्वितीय भोज द्वितीय। इनका कार्यकाल है 910 से 913 ईस्वी। भोज द्वितीय अभिलेखों के साक्ष्य के आधार पर विद्वानों का मानना है कि महेंद्रपाल की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इस उत्तराधिकार संघर्ष में भोज विजयी होकर कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। बिलहरी अभिलेख के अनुसार इस संघर्ष में भोज को अपने चेदी सामंत कोकन देव प्रथम की महत्वपूर्ण सहायता मिली थी, और किंतु भोज द्वितीय लंबे समय तक राज्य नहीं कर सके, क्योंकि उसके भाई महिपाल ने अपनी शक्ति को संगठित करके चंदेल नरेश हर्ष देव की सहायता से भोज पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में भोज पराजित और महिपाल कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। इसकी पुष्टि धंग के खुजराव अभिलेख से होती है, परंतु अभिलेख में महिपाल का नाम क्षितिपाल देव बताया गया है। महिपाल का क्या नाम खुजराव अभिलेख में क्या बताया गया है? क्षितिपाल देव। लगभग सभी इतिहासकार इसी नाम की साम्यता से सहमत है। आगे देखते हैं, महिपाल प्रथम 913 से 943 ईस्वी। महिपाल प्रथम को गद्दी पर बैठते हुए उसे अपने वंश के परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूटों से सामना करना पड़ा, जिसे वह राष्ट्रकूटों के हाथों पराजित हो गया। खंबात अभिलेख पंपकृत पंपा भारत के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया और यमुना नदी को पार करके महोदय नगर कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर डाला।
क्या है, खंबात अभिलेख और पंपकृत। पंपा के द्वारा, ये पंप भारत के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश था। इंद्र तृतीय ने मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन पर अधिकार कर लिया और यमुना नदी को पार करके यानी कन्नौज को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। महिपाल इन आक्रमणों का सामना नहीं कर सका और राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, पर हमेशा की तरह राष्ट्रकूट इस विजय के बाद भी अपने राज्य दक्षिण की ओर चले गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर महिपाल वापस लौट आया और उसने अपनी राजधानी कन्नौज और उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त कर महिपाल ने अपनी शक्ति वर्धन का प्रयास किया। एक विजेता के रूप में उसने अपने परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण किया। महिपाल ने अपने गुहिल सामंत भट्ट को भेजकर गोविंद चतुर्थ को परास्त कर दिया और इसकी पुष्टि 400 अभिलेख 813 ईस्वी से होती है। 400 अभिलेख 813 का है, जो इससे यह पुष्टि होती है कि महिपाल ने अपने गुहिल सामंत भट्ट को भेजकर किसको हराया, गोविंद चतुर्थ को। और कहला अभिलेख से पता चलता है कि महिपाल ने कलचुरी सामंत भामन को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि अरब यात्री अलमसूदी भी करता है। इसका कथन है कि बौर महिपाल प्रथम और बलहर राष्ट्रकूट में बड़ी शत्रुता थी और बलहर के आक्रमण के भय से बौर ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर एक सेना तैनात की थी। राजशेखर महिपाल का भी राजकवि था। राजशेखर महिपाल का भी राजकवि था। उसने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी है और आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। ये राजशेखर महिपाल का भी राजकवि था। इसने महिपाल प्रथम को क्या, एक तो रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी और इसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। 915 ईस्वी में अरब यात्री मसूदी भारत आया था। अलमसूदी वह लिखता है कि बौर महिपाल प्रथम ने 4 सेनाओं का संगठन किया था। इनमें से एक सेना उत्तर में मुसलमानों के विरुद्ध नियुक्त की गई थी, दूसरी सेना दक्षिण में बलहर राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। महिपाल प्रथम के संरक्षित कवि कौन थे? राजशेखर अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में अपने स्वामी की रमठ, कुलूत, मुरल, मेवले और केरल, कुंतल, उड़ीसा आदि जातियों और क्षेत्रों पर विजय का उल्लेख किया। महिपाल के उत्तराधिकारी और प्रतिहार शक्ति का पतन। महिपाल के पश्चात प्रतिहारों की शक्ति का धीरे धीरे पतन हो जाता है। महिपाल के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय प्रतिहार नरेश बना। इसके पश्चात देवपाल 948 से 49 ईस्वी शासक बना। वह अत्यंत निर्बल शासक था। उसके समय में चंदेल शासक यशोवर्मन ने प्रतिहारों के अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। देवपाल के पश्चात संभवतः क्रमश विनायकपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल प्रतिहार शासक बने। विजयपाल के पश्चात राज्यपाल प्रतिहार शासक बना और उसके बाद महमूद गजनीवी से कन्नौज पर आक्रमण किया। राज्यपाल इस आक्रमण में आतंकित होकर बिना लड़े ही कन्नौज भाग गया। राज्यपाल के कायरतापूर्ण कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राजाओं ने चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व में एक संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण किया, उसका वध कर दिया और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। राज्यपाल था जो कायरतापूर्ण कार्य की प्रतिक्रिया के बाद भारतीय राजाओं ने चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व एक संघ बनाया और राज्यपाल पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया। ये कायर राजा था, इसलिए इसने चंदेल शासक विद्याधर को नेतृत्व इसके साथ संघ बनाकर इस पर आक्रमण किया और इनका वध कर दिया। इसका पुत्र था त्रिलोचन पाल को कन्नौज का सिंहासन पर बैठा दिया। राज्यपाल की हत्या का समाचार पाकर महमूद ने 1019 ईस्वी में पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसे त्रिलोचन पाल परास्त हुआ। अलबरूनी के वर्णन से हम कह सकते हैं कि इस समय गुजर प्रतिहारों की स्थिति विकट थी। उनकी राजधानी भी कन्नौज में न होकर बारी कहाँ है? सरयू रामगंगा नदी के संगम पर थी। त्रिलोचन पाल के बाद कन्नौज का नरेश कौन बना, यह स्पष्ट है और विद्वानों का मत है कि इनके उपरांत यशपाल कन्नौज का शासक बना या प्रतिहार वंश का अंतिम नरेश था। इसके बाद 1093 ईस्वी में गहड़वाल नरेश चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर प्रतिहारों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की इतिश्री कर दी थी। इसके पश्चात प्रतिहार गहड़वाल राठौड़ और चौहानों के सामंत रह गए। इस प्रकार महान गुर्जर प्रतिहार सत्ता का अंत होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक तो महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार करते हैं। प्रतिहार अभिलेखों में इनके पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। अलवर जिले के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जो राजौरगढ़ में भी प्रतिहार शासन की सूचना देता है।
राजौड़गढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। तो ये बच्चों गुर्जर प्रतिहार वंश यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।